एपिसोड 41 मायरा का झूठ आया रुद्राक्ष के सामने। अब तक आपने सुना कि शनाया सबको अनाहिता के खिलाफ भड़का रही होती है। उसी वक्त वहां पर सुमित और अनाहिता पहुंच जाते हैं और शनाया को देखकर सुमित गुस्सा हो जाता है और मॉल में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ सच सच बताने लगता है। अब आगे सुमित ने कहा, सर मिस अरोड़ा शॉपिंग मॉल में तमाशा पर तमाशा किए जा रही थी और उनकी वजह से ही स्टोर का स्टाफ लगभग मिस अनाहिता को बाहर निकालने वाला था और उसके अलावा मिस अरोड़ा कब से डिमांड करी थी कि उन्हें वही शर्ट चाहिए जो मैं अनाहिता खरीदने वाली थी। सुमित की सारी बातें सुनकर शनाया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लोगों से नजरें मिला है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए उनकी बात को बीच में काटते हुए ही कहने लगी, यह सच नहीं है, यह दोनों झूठ बोल रहे हैं, यह दोनों मुझे फंसाना चाहते हैं। तभी ध्रुव ने उसे देखा और गुस्से में कहा, तो अब यह लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं ना? तो उस डॉग वाले इंसिडेंट का क्या इंसिडेंट में भी तुम्हें किसी ने फंसाया था? ध्रुव की बात सुनकर शनाया के माथे पर पसीना आने लगा। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले ही ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, चुप करो, बहुत हो गया। इस वक्त ऊ की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसने कहा, मैंने एक बार तुमसे कहा था तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। यह दूसरी बार है जब तुम मेरे मुंह पर ही झूठ बोल रही हो। अब जब तुमने हमारी सगाई तोड़ने से मना कर दिया है तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आज रात को ही मैं अपनी मॉम से बात करूंगा और सगाई तोड़ने के लिए कहूंगा। सगाई तोड़ने की बात सुनते ही शनाया के पैर कमजोर हो गए और वह लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई, क्योंकि अगर ओबरॉय परिवार की तरफ से यह रिश्ता कैंसिल हुआ तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और ध्रुव का हाथ पकड़ के रोते हुए कहने लगी, नो प्लीज मिस्टर ओबेरॉय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज आज के बाद कभी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगी। प्लीज हमारी एंगेजमेंट मत तोड़िए। इस इंसिडेंट की वजह से ध्रुव के दिल में शनाया के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत और दया रह गई थी वह सारी खत्म हो गई। उसने वहां खड़े बॉडीगार्ड को देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ खड़े होने के लिए नौकरी पर नहीं रखा गया है, तुम इस लड़की को भी कभी उठाकर बाहर फेंको। ध्रुव का आर्डर मिलते ही 2 बॉडीगार्ड से आगे आए और उन्होंने शनाया के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। तान्या जो वही डर के मारे जमीन पर बैठ गई थी, उसे भी बॉडीगार्ड्स बाहर ले गए। उसके प्यार में पड़ना तो दूर की बात है, रुद्राक्ष ने उसे एक नजर देखा भी नहीं, लेकिन उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रुद्राक्ष का गुस्से वाला चेहरा देखकर वह बहुत बुरी तरह डर गई थी। दोनों की हालत है सब बहुत ही ज्यादा खराब थी। घर से बाहर निकाले जाने के बाद दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अरोड़ा मेंशन के लिए निकल गए। पूरे रास्ते शनाया ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह यहाँ सुमित को और अनाहिता को सबक सिखाने आई थी, लेकिन उसकी सोच के मुताबिक कुछ हुआ ही नहीं। ना वह अनाहिता को सबक सिखा पाए और उल्टा उसी के साथ गलत हो गया और ध्रुव ने उससे एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर दी। अब वह क्या करेगी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। आज हो क्या रहा है? उसने हाथों से अपने बालों को पकड़कर जोर से नोचा और चिल्लाई। उसके इस तरह चिल्लाने से आगे बैठे ड्राइवर और उसके बगल में बैठी तान्या दोनों ही डर गए। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के इस तरह से शनाया को घर से बाहर निकाल देने से अनीता बहुत हैरान हो गई। मन ही मन वह अभी भी यही सोच रही थी कि उसने ऐसा किया क्यों, लेकिन कुछ भी हुआ हो वह इस बात से बहुत खुश थी। उसे यह नहीं पता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन उसकी दुश्मन है और जो उसकी दुश्मन का दुश्मन है वह उसके लिए दोस्ती हुआ। इसलिए उसने ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, उस दिन मुझे बचाने के लिए थैंक यू। भले ही उस दिन अनाहिता खुद ही वह सारा मामला संभाल लेती, लेकिन जब ध्रुव ने उस कुत्ते को मार दिया था तो उसकी नज़रों में ध्रुव एक बहुत ही अच्छा इंसान था। ध्रुव को देखते हुए अनाहिता की प्यारी आंखें चमक रही थी और अनाहिता की चमकती आंखों को देखकर ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों में है। वह कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही राघव ने पूछा, तुम मिस मल्होत्रा को जानते हो? हाँ। उसके बाद उसने धीरे से राघव के पास जाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, यह वही लड़की है, वह परी जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। मैं तो जा रहा हूँ उससे बात करने। ध्रुव की बात सुनते ही राघव का चेहरा काला पड़ गया। ध्रुव इससे 15 दिन पहले ही अनाहिता से मिल चुका है। इस वक्त राघव को गुस्सा आ रहा था और वह इस बात से अनजान था कि उससे भी ज्यादा किसी और को गुस्सा आ रहा था और वह था रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने अपने मन में कहा, क्यों यह सबसे इतने प्यार से बिहेव करती है सिवाय मेरे? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिस वजह से यह मुझे पसंद नहीं करती? रुद्राक्ष खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और जैसे ही वह कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसके फोन पर डायरेक्टर समर का कॉल आ रहा था। डायरेक्टर समर उसे कॉल क्यों कर रहा है रुद्राक्ष को समझ नहीं आया, लेकिन उसने कॉल पिक किया और कहा, हेलो
रुद्राक्ष की हेलो कहते हैं। दूसरी तरफ से उसे समर की गुस्सैल चिड़ी हुई आवाज सुनाई दी। समर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, जिस लड़की को आपने हमारी मूवी की मेल लेड के लिए रिकमेंड किया था उसे अभी के अभी इस फिल्म से निकालना चाहता हूं। अगर फिर भी आप उसे इस फिल्म में रखने के लिए इंसिस्ट करेंगे तो मैं यह फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं यह फिल्म छोड़ दूंगा। समर की बात सुनकर रुद्राक्ष कंफ्यूज हो गया। उसने सामने खड़ी अनाहिता को देखा जो अभी भी ध्रुव से बात कर रही थी और उसने शांति से पूछा, हुआ क्या है? अगले ही सेकंड उसी तरफ से समर ने चिल्लाते हुए कहा, वह एक डिजास्टर फिल्म की फीमेल लीड है, लेकिन वह कंप्लेंट कर रही है कि उसका मेकअप अच्छा नहीं किया गया, उसे एक फिल्म की सेलिब्रिटी जैसा दिखना है। उसने मेकअप आर्टिस्ट से कहकर एक अच्छा सा मेकअप करवा लिया जैसे वह किसी पार्टी में जा रही है, वह भी बिना मेरी या फिर किसी और क्रू मेंबर से पूछे। आप ही बताइए सर, हम एक डिजास्टर मूवी बना रहे हैं, हमारी फीमेल लीड फैंस कपड़ों और पार्टी मेकअप के साथ कैसे जान पर खेलकर लोगों की जान बचाएगी? अगर हम इस बात को छोड़ भी दें तो एक और इशू सामने आ जाता है, उसे कोई भी स्टंट करना ही नहीं है, हमें क्लोजअप इनके लिए उसी से स्टंट करवाना होगा। लेकिन वह चिल्ला रही है कि हार्नेस बहुत अनकंफर्टेबल है, वह नहीं पहनेगी और उसके बाद से बॉडी डबल की डिमांड करने लगी है। क्या आपको इस बात तो भरोसा होगा? यह क्लोजअप सीन है जिसमें हमें उसका चेहरा दिखाना है, अगर हम सारी चीजें बॉडी डबल से करवाएंगे तो फिल्म रियल कैसे लगी है? सर आप ही बताइए। फोन की दूसरी साइड से रुद्राक्ष भी समर का गुस्सा महसूस कर सकता था। समर की सारी बातें सुनकर रुद्राक्ष को भी अनाहिता पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने समर की आखिरी बात सुनी उसे कुछ अजीब लगा और उसने पूछा, अभी अभी तुमने क्या कहा? अभी उसने मना कर दिया सीन शूट करने से। यह कब हुआ? अभी अभी 1 मिनट पहले हुआ सर, मेरी आपको कॉल करने से जस्ट पहले, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया। 1 मिनट पहले? रुद्राक्ष को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने पूछा, एक्ट्रेस का नाम क्या है? समर ने जवाब दिया, माहिरा। माहिरा मल्होत्रा। माहिरा, मायरा। समर की बात सुनते ही रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया। अब वह फाइनली सब कुछ समझ गया था। अब वह फाइनली समझ गया था कि क्यों अनाहिता को एक मूवी में काम करना है, और अब उसे समझ में आया गया था कि क्यों समर अनाहिता के ऊपर इतना गुस्सा है, क्योंकि जिसके बारे में समर बात कर रहा है और जिस लड़की को मूवी में काम करना है वह अनाहिता है ही नहीं, वह मायरा है, जिसने अनाहिता के निकनेम का गलत इस्तेमाल किया। इस लड़की को तो मैं छोड़गा नहीं, रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा। रुद्राक्ष की बात सुनकर समर कंफ्यूज हो गया। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता रुद्राक्ष ने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म सेट पर मायरा अभी भी ड्रामा कर रही थी। उसने कहा, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों से कह दिया है ना कि मुझे एक स्टंट डबल चाहिए। अगर मुझे कोई स्टंट डबल नहीं मिला तो सिंघानिया ग्रुप फिल्म से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा। उसकी बात सुनकर समर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मैं यह फिल्म छोड़कर जा रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ राघव के घर पर ध्रुव जो बार बार अनाहिता से किसी न किसी टॉपिक पर लेकर बात कर रहा था और अनाहिता उसे मना नहीं कर पा रही थी, और राइवलरी के चलते राघव बीच बीच में आकर टोक देता था। सच तो यह था कि अनाहिता से एक कार बोरो करना चाहती थी ताकि वह घर जा सके, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब उससे और नहीं रहा जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र रुद्राक्ष पड़ी जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। अगले ही सेकंड रुद्राक्ष उन लोगों को पास आया और उसने ध्रुव को साइड हटाते हुए अनाहिता का हाथ पकड़ा और ऑर्डर देते हुए कहा, मेरे साथ चलो। रुद्राक्ष की बात पर अनाहिता कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही वह उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लग। रुक जाओ, ध्रुव और राघव ने एक साथ चिल्लाया। वह दोनों रुद्राक्षी पीछे जाने ही वाले थे कि संभव ने उन्हें रोक लिया और अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, सीरियसली, क्या तुम लोग भूल गए कि हमें और भी इम्पोर्टेंट मामले अटेंड करने हैं? संभव की बात सुनकर अब जाकर जो और राघव को याद आया कि उन्हें उसके प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर उस बेहोश आदमी का हाल चेक करना है। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अनाहिता को ले जाकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ दिया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनाहिता ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। उसका हाथ पूरा लाल हो चुका था। अनाहिता के लाल हाथ को देखकर रुद्राक्ष मन ही मन सोचने लगा कि क्या यह मोमकी की गुड़िया है जिसे छूते ही उस पर निशान पड़ जाते हैं। उसका परफेक्ट फेस, उसको परफेक्ट फिगर, उसकी स्मूथ स्किन, यही सब रुद्राक्ष सोचने लगा और उसका दिमाग किसी और ही डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन तब रुद्राक्ष अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया जब अनाहिता ने एक बार फिर अपनी कलाई मसलते हुए पूछा, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या कोई अर्जेंट काम है? मुझे घर जाना है। अनाहिता के सवाल से रुद्राक्ष अपने होश में आया और उसने अनाहिता के चेहरे को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, क्या तुम्हें कभी एक्ट्रेस बनने का शौक है क्या? अनाहिता ने हैरानी से अपनी आंख बड़ी करते हुए पूछा।
तभी रुद्राक्ष ने जल्दी जवाब दिया, मुझे लगता है कि कुछ चीज है आपस में उलझ गए हैं और उन्हें सुलझाने के लिए तुम्हारा और मेरा वहां जाना जरूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ चल रही हो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे मैं प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 42 रुद्राक्ष पहुंचा सेट पर। अब तक आपने सुना कि ध्रुव शनाया को अपने घर से बाहर निकलवा देता है और उसके बाद अनाहिता से बात कर ही रहा होता है। उसी वक्त रुद्राक्ष को डायरेक्टर समर का फोन आ जाता है और समर से बात करने पर उसे पता चल जाता है कि मायरा ने अनाहिता के निकनेम का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए वह अनाहिता को लेकर सेट के लिए निकल जाता है। अब आगे रुद्राक्ष की बातों से अनाहिता और कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है? आपकी गलती को सुधारने के लिए मेरा वहां होना जरूरी क्यों है? रुद्राक्ष ने अनाहिता की बातों और बाहर खड़ा सुमित जो किसी पागल की तरह चिल्ला रहा था और हाथ हिला रहा था, उन दोनों को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में रुद्राक्ष ने अनाहित को सारी बात समझा दी, तब जाकर अनाहिता को समझ आया कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए पूछा, तो उसने आपका नेम कार्ड मुझसे चुरा लिया था और उसका ऐसे इस्तेमाल किया है? अनाहिता का सवाल सुनकर रुद्राक्ष के अंदर बहुत सारे मोशन एक साथ उमड़ रहे थे। सैकड़ों लोग उसका नेम कार्ड लेने के लिए मरते हैं, मगर जो नेम कार्ड उसने खुदा अनाहिता को दिया था वह इतनी आसानी से चोरी हो गया। वह उसके ऊपर चिल्लाना चाहता था, लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही अनाहिता की किसी बात का जवाब दिया। रुद्राक्ष की छुट्टी की वजह से कार का माहौल टेंस हो गया था। वहीं दूसरी तरफ फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद मायरा ने फाइनली अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। उसने एक सुपरस्टार की तरह डिमांड करते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे गंदा नहीं दिखना है, अगर मेरा मेकअप और मेरे कपड़े अच्छे नहीं हुए तो वह मेरी पॉपुलैरिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। जेरी भी अब तक मायरा के नखरों से परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, मगर यह एक डिजास्टर फिल्म है, अगर आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं देखोगी तो ऑडियंस कंप्लेंट करेगी, हमारी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। क्या प्लीज आप कोऑपरेट कर सकती है? मैं मेकअप आर्टिस्ट से कह दूंगा कि आपका मेकअप ऐसा करें जिससे आप ज्यादा गंदी ना दिखे। तड़ाक मायरा नहीं वहां रखी कुर्सी तोड़ दी और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा नहीं, मतलब नहीं। तभी अचानक से दरवाजा जोर से खुल गया। जेरी ने दरवाजे पर देखा तो वह अपनी जगह पर जम गया, लेकिन उसने फिर भी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ वहां गया और कहा, मिस्टर रायजादा, आपको वेट कराने के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेकअप जल्दी पूरा हो जाएगा। चुप हो जाओ। समर ने अपने गले से स्टाफ का आईडी कार्ड निकालकर जेरी को देते हुए कहा, मैं यह फिल्म क्विट कर रहा हूं, तुम अपने लिए और इस फिल्म के लिए दूसरा डायरेक्टर ढूंढो। समर की बात सुनते ही जेरी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए समर से कहा, मिस्टर रायजादा प्लीज फिल्म को क्विट मत कीजिए, हम इतने अचानक नया डायरेक्टर कहां से लाएंगे? दूसरी तरफ समर की बात सुनकर भी मायरा शांति से एक कुर्सी पर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था समर यह फिल्म छोड़कर जा रहा है। यह एक डिजास्टर फिल्म थी जिसे एक कॉमिक सीरीज के ऊपर बनाया जा रहा था जो पिछले 2 सालों से काफी फेमस थी। इस फिल्म की पूरी कास्ट में काफी पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेस थे, तो अगर डायरेक्टर बदल भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा मायरा ने सोचा और अपने पैरों को क्रॉस कर स्माइल करते हुए कहा, इन्हें जाने दो और कोई नया डायरेक्टर ढूंढो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैं एक अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस हूं, जबकि यह खुद कितने अनप्रोफेशनल है। अगर यह कुछ नहीं भी करेंगे तो अब मैं इन्हें इस फिल्म से निकाल दूंगी। अगर तुम किसी दूसरे डायरेक्टर को इस फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बुलाते हो तो मैं सिंघानिया ग्रुप में कहकर उनकी इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए कहूंगी। अब जेरी बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। मायरा की सारी बातें सुनने के बाद समर ने उसे देखा और कहा, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि यह फिल्म नहीं चलेगी और इतनी अच्छी कहानी और इतने अच्छे कास्ट के होते हुए भी इस फिल्म की बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। समर की नज़रों में मायरा एक एक्टर कहलाने के लायक ही नहीं थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने रुद्राक्ष की बात मानकर इस फिल्म को छोड़ देने का फैसला बदल दिया था। वही समर की बात सुनकर मायरा का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया और वह दौड़कर समर के पास गई और उसका कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाने लगी, क्या कहा तुमने? अभी जरा फिर से कहना। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि मेरी बेइज्जती करने पर मिस्टर सिंघानिया तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर देंगे? उसी वक्त किसी की भरी और गहरी आवाज उन सभी को सुनाई दी, कोई मुझे यह नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मैं किसी के कहने पर काम नहीं करता। यह आवाज सुनते ही सब लोग दरवाजे की तरफ मुड़कर देखने लगे। मायरा इरिटेट हो गई कि कौन है जो अब हुक्म चलाने के लिए आ गया है, इसलिए उसने गुस्से में मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजे पर खड़े इंसान का चेहरा देखते ही उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया।
रुद्राक्ष सिंघानिया यह यहाँ क्या कर रहा है? अगर यह यहाँ है तो मैं इसकी एक अच्छी दोस्त होने का नाटक और नहीं कर पाऊंगी लोगों के सामने। मायरा यह सोच ही रही थी तभी उसे रुद्राक्ष के पीछे से कोई और आता हुआ दिखाई दिया। एक खूबसूरत सी लड़की जो सिंपल कपड़ों और बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वह बिना कुछ कहे और बिना कुछ किए सिर्फ शांति से खड़ी थी। फिर भी सभी लोगों की नज़र उसके ऊपर जाकर टिक गई। वह अनाहिता थी। अनाहिता को वहां देखते ही मायरा और हैरान हो गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अनाहिता के आने से मायरा और ज्यादा डर गई। तभी अनाहिता ने उसकी तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, मायरा, अगर मिस्टर सिंघानिया मुझे नहीं बताते तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मैं अब एक और फिल्म की फीमेल लीड बन चुकी हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि सिर्फ यह रोल पाने के लिए तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया और माहिरा होने का नाटक किया। क्या यह सब तुम्हें मजाक लगता है? शर्म और डर के मारे मायरा 2 कदम पीछे हट गई। अब उसे समझ में आ गया था कि सबको सच जल्दी पता चल जाएगा। वह उसके पीछे खड़े लोगों की बातें भी सुन सकती थी जो आपस में बात कर रहे थे। क्या मायरा ने उस लड़की का नाम इस्तेमाल किया यह रोल पाने के लिए? मुझे पहले से ही पता था मिस्टर सिंघानिया ने अपनी दोस्त को फीमेल लीड बनाने के लिए इंसिस्ट किया था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टर सिंघानिया की इस जैसी घमंडी कोई दोस्त हो। वह देखो ना, वह लड़की कितनी खूबसूरत है। एक मिनट, वह यंग लेडी बिल्कुल कॉमिक की फीमेल लीड की तरह नहीं दिखाई दे रही? कॉमिक में भी तो फीमेल लीड का चेहरा कुछ ऐसा ही है। वहाँ यू आर राइट। भीड़ के लोगों की बात सुनकर समर अब तक सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने भी मुड़कर अनाहिता को देखा और जैसे ही उसने अनाहिता को देखा वह अपनी जगह पर जम गया। अनाहिता बिल्कुल उस कॉमिक की हीरोइन की तरह ही दिखती थी। अगर अनाहिता उस ऑडिशन में होती तो सिर्फ चेहरा देखकर ही समर उसे चुन लेता। समर ने पहले अनाहिता फिर रुद्राक्ष को देखा और उसने रुद्राक्ष के पास जाकर पूछा, मिस्टर सिंघानिया, यह सब हो क्या रहा है? इन मिस ने अभी क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने गुस्से में मायरा को देखा और फिर कोल्डली कहा, मैंने फीमेल लीड के लिए जिस एक्ट्रेस और अपनी इस दोस्त की बात की थी वह अनाहिता मल्होत्रा है। इनका निकनेम माहिरा है जो इसके नाम मायरा से मिलता जुलता है, और इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली लड़की मेरी दोस्त है। और आज जब मुझे पता चला कि सच्चाई क्या है तो मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने के लिए आ गया। समर अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। तभी जेरी सामने आया और उसने पूछा, बट मिस्टर सिंघानिया, मिस मल्होत्रा के पास आपका नेम कार्ड था। जेरी की बात सुनकर रुद्राक्ष घूरकर अनाहिता को देखने लगा तो अनाहिता को खांसी आ गई और उसने हंसते हुए पूछा, मायरा, तुमने मिस्टर सिंघानिया का जो नेम कार्ड मुझसे लिया था तुम कब मुझे लौट आने वाली हो? इस वक्त मायरा बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। अनाहिता के शब्दों ने उसकी सारी की सारी इज्जत खत्म कर दी थी। उसे महसूस हो रहा था कि सब आंखों ही आंखों में उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उन सब की नजरें खुद पर महसूस कर वहां खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने गुस्से में घुरकर अनाहिता को देखा। अगर आंखों से ही किसी का खून किया जा सकता तो वह इसी वक्त अनाहिता को मार डालती। एपिसोड 43, दिल कैंसल। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष राघव के घर से अनाहिता को लेकर निकलता है और रास्ते में उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे मायरा ने उसका नाम इस्तेमाल करके फिल्म में लीड रोल हासिल किया। सेट पर पहुंचकर रुद्राक्ष मायरा का सच सबके सामने ले आता है और उससे अपना नेम कार्ड वापस लेकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब आगे। जैसे ही मायरा ने सुना कि रुद्रा मल्होत्रा ग्रुप के साथ सारे कोलैबोरेशन खत्म कर देगा, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, क्योंकि वह जानती थी हिमेश मल्होत्रा ने सिंघानिया ग्रुप के साथ डील स्ट्राइक करने के लिए कितनी मेहनत की थी। अगर उसे पता चल गया कि मायरा की वजह से उसकी मेहनत पानी में गई है तो वह पक्का उसे मार डालेगा। यही सोच कर वो डर के मारे कांपने लगी और उसने रुद्राक्ष को देखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज डील कैंसिल मत कीजिए। इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं प्लीज, लेकिन इसमें मेरे डैड और कंपनी को घसीटिए। रुद्राक्ष इस वक्त बहुत गुस्से में था और मायरा को देख कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मायरा पर किसी तरह का कोई तरस नहीं आ रहा था। रुद्राक्ष ने उसे अपने रास्ते से हटाया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम्हें यह रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा नेम कार्ड चुराना गलत था? इसलिए मुझसे माफी मांगना बंद करो। इससे मुझे चिढ़ हो रही है। अब मायरा को और डर लगने लगा था। उसे अब अनाहिता ही आखिरी उम्मीद दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने अनाहिता रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अनाहिता, मुझे यह वह नेम कार्ड तुम्हारे पास से नहीं चुराना चाहिए था, लेकिन तुम हमारे डैड की इतनी मेहनत पानी में जाते हुए नहीं देख सकती। तुम भी परिवार का हिस्सा हो, प्लीज कुछ करो। फैमिली शब्द सुनते ही अनाहिता को हंसी आ रही थी। मायरा वही थी जो उसे मार डालना चाहती थी। उसी ने उसके कमरे में और जहरीला सांप छोड़ा और इतना खतरनाक डॉग उसके ऊपर छोड़ दिया था। तो क्या ऐसे ही फैमिली मेंबर एक दूसरे को ट्रीट करते हैं? लेकिन उसने यह सारी बातें मायरा के मुंह पर नहीं कहीं और एक बेचारा सा एक्सप्रेशन देकर कहा, मैं मिस्टर सिंघानिया की इतनी भी क्लोज नहीं हूँ।
तुम तो जानती ही हो कि मैं एक गांव की गंवार लड़की हूँ और मैं उनके फैसले में कुछ नहीं बोल सकती। मुझे लगता है तुम्हें घर जाकर डैड से बात करनी चाहिए, वह पक्का कोई सलूशन ढूंढ लेंगे। अनाहिता की बात सुनकर उसने गुस्से में कहा, अगर हमारी फैमिली बैंक करप्ट हो गई तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ जाएगा जो अभी अभी तुम्हें मिला है। क्या तुम वापस अपने गांव में जाना चाहती हो? लेकिन मायरा की बात सुनकर भी अनाहिता शांति से खड़ी थी, क्योंकि उसके हिसाब से जो कुछ भी होगा मल्होत्रा परिवार के साथ होगा। वह कभी मल्होत्रा परिवार का हिस्सा थी ही नहीं, कभी उन लोगों ने उसे परिवार की तरह रखा ही नहीं। यह बात याद आते ही अनाहिता को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। वह अब और देर तक यहाँ रहकर मायरा से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मुड़ और वहां से जाने लगी। अगर किसी को अपना बुरा होते हुए नहीं अच्छा लगता तो उसे बुरा करने भी नहीं चाहिए था। अब जब मायरा ने नेम कार्ड चुराया जो उसका था, तो अब उसके नुकसान भी उसे खुद ही झेलने होंगे। जब रुद्राक्ष ने देखा कि बिना कुछ कहे अनाहिता बाहर जा रही है, तो उसने उसके पीछे जाते हुए कहा, हे मेरे लिए रुको। मायरा उन दोनों को जाते हुए देखकर गुस्से में दांत पीस रही थी। उसने अपने मन में कहा, देखो अनाहिता उसे एक सेकंड के लिए दूर गई तो रुद्राक्ष उसके पास दौड़कर चला गया और उसने कहा कि वह उसके क्लोज नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाना नहीं चाहती थी। मैं इस कमीनी लड़की को छोड़ूंगी नहीं। मायरा ने अपनी सारी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाया। दूसरी तरफ समर ने जब देखा कि मायरा अभी भी यहाँ खड़ी किसी पागल औरत की तरह चिल्ला रही है, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब जब उसे पता चल गया था कि मायरा रुद्राक्ष की दोस्त नहीं है और उसने सिर्फ उसका नेम कार्ड उसकी दोस्त चुरा लिया था, तो अब इस लड़की को सबक सिखाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इतने दिनों में मायरा ने जो उसे परेशान किया था, उस सब का बदला वह मायरा से ले लेगा। उसने वहां खड़े बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी इस बहरूपिया लड़की को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। समर की बात सुनते ही मायरा ने उसे गुस्से में देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? समर को उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारी बातें हो जाने के बाद और इतना बड़ा झूठ सामने आ जाने के बाद भी मायरा इतनी एरोगेंट होगी। उसने हैरानी से पूछा, और मुझ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं? मायरा ने अपना सर उठाकर घमंड से कहा, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या हुआ अगर वह नेम कार्ड मैंने अनाहिता से लिया था? वह मेरी बहन है, जो कुछ उसका है वह सब कुछ मेरा भी है, और उसके अलावा हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। अगर तुमने मुझसे रिस्पेक्ट से बिहेव नहीं की तो मैं यह फिल्म छोड़ दूंगी और पुलिस कंप्लेंट भी करूंगी। मायरा की बात सुनकर समर हंसने लगा, और समर हंसता हुआ देखकर मायरा की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने पूछा, तुम हंस किस बात पर रहे हो? समर ने हंसते हुए ही अपने बगल में खड़े जेरी का हाथ पकड़ा और कहा, समझाओ इस लड़की को। इतना सब कुछ हो जाने के बाद और सच्चाई जानने के बाद जार भी मायरा के लिए बिल्कुल पोलाइट नहीं था। उसने बहुत ही गुस्सा और तेज आवाज में कहा, मिस मल्होत्रा, क्या तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ा नहीं था? अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट बीच किया तो हम तुम्हें किसी भी वक्त फिल्म से निकाल सकते हैं और 100 करोड़ का जुर्माना तुमसे मांग सकते हैं, और तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला है, तो इसलिए अब हम तुम्हें इस फिल्म से निकाल रहे हैं और तुम घर जाओ और जुर्माना भरने की तैयारी करो। हमारी लीगल टीम जल्द ही तुमसे कांटेक्ट करेगी। उसकी बात सुनकर मायरा ने हकलाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं क्यों पैसे भरूंगी? उसकी बात का जवाब देते हुए जेरी ने कहा, तुमने हमारी बात मानने से इनकार किया। मेकअप जैसे हमने कहा वैसे नहीं कर पाया। स्टंट जो हम कह रहे हैं वह तुम नहीं कर रही हो, इसलिए तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। हमें लगता था कि तुम रुद्राक्ष सिंघानिया की दोस्त हो, वरना हम आपको बहुत पहले इस फिल्म से धक्के मारकर बाहर निकाल चुके होते हैं। मायरा ने कहा, तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया। उसकी बात सुनते ही जेरी, जिसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लिया था, उसने वह पेपर उसे दिखाए और उस पर लिखे पॉइंट्स को ध्यान से दिखाते हुए कहा, ध्यान से देख लो तुम खुद से। मायरा ने उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट लेकर एक से एक क्लास ध्यान से पढ़ने लगी, जिसमें साफ लिखा था कि अगर उसने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात मानने से मना किया तो वह लोग उसे कभी भी फिल्म से निकाल सकते हैं और उसके बदले में उसे उनके नुकसान के लिए 100 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। यह सारी बातें पढ़ते ही मायरा का चेहरा काला पड़ गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर जेरी को वापस दिया और उसकी शर्ट को पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, सर मैं बस मजाक कर रही थी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। जेरी ने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम हमारी लीगल टीम से बात करना, इसे अभी के अभी बाहर निकालो। नो, मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कॉर्पोरेट करूंगी और बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी, मुझे बाहर मत निकालो। मायरा चिल्लाती रही, लेकिन वहां खड़े गार्ड्स न उसे घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। फिल्म सेट में कोई भी मायरा को पसंद नहीं करता था और उसके साथ जो भी हो रहा था उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन अब जब फिल्म की फीमेल लीड को निकाल दिया गया है तो उसकी जगह कौन लेगा? जेरी और समर दोनों ही बैठकर इसी बारे में सोचने लगे। उनकी फिल्म की फीमेल लीड तकरीबन 20 साल की यंग लड़की थी,
जो अभी अभी पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई थी। इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी और अच्छे एक्ट्रेस थी उन सब की एज 30 से ऊपर थी। उन एक्ट्रेसेस से इस तरह की यंग लड़की का रोल करवाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इसीलिए ऑडिशन में यह बात साफ मेंशन की गई थी कि ऑडिशन देने वाले हर एक्ट्रेस को यंग होना बहुत जरूरी है। मायरा के चुने जाने के बाद इंडस्ट्री में यह बात तेजी से फैल गई थी कि मायरा को यह रोल कनेक्शन की वजह से मिला है और अब कोई भी उसकी जगह पर इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब मायरा की जगह पर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना जो इस रोल को करने के लिए मान जाए वह भी इतने कम टाइम में यह लगभग नामुमकिन था। ठीक उसी वक्त जब वह दोनों इसी चीज को लेकर परेशान हो रहे थे, समर के दिमाग में किसी का चेहरा आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फिर से कहा, मैं समझ गया कि हमें किसी इसके लिए किसे कासब करना है। और इतना कहकर वह दौड़कर सेट से बाहर चला गया है। मिस्टर रायजादा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कहते हुए जेरी भी समर के पीछे पीछे दौड़ते हुए बाहर चला गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने समर को ऐसा बिहेव करते हुए दिखा। वही बाहर अनाहिता रुद्राक्ष की कार में बैठने ही वाली थी, उससे पहले उसे अपने पीछे से मायरा की आवाज सुनाई दी, अनाहिता रुक जाओ वहीं पर। उसकी आवाज सुनकर अनाहिता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा पीछे खड़ी मायरा रोते हुए उससे कह रही थी, अनाहिता मैं मानती हूँ सारी गलती मेरी है, प्लीज मिस्टर सिंघानिया से कहो ना कि वह इस सब के बीच में हमारी फैमिली को ना घसीटे। अनाहिता ने ध्यान से मायरा को देखा, उसके झूठे आंसू और नाटक के पीछे उसकी आंखों में जो नफरत थी वह अनाहिता से छुपी नहीं। उसने मन ही मन कहा, इसीलिए इसे फिल्म से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन उसने मायरा से कुछ नहीं कहा और एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मिस्टर सिंघानिया ने अपना माइंड इतनी आसानी से नहीं चेंज करेंगे। तुम अगर मुझ पर गुस्सा थी तो तुमने मुझे कुछ कहने की वजह उनका नेम कार्ड जमीन पर क्यों फेंका? वह भी उनके सामने ही। मैं तो वह नेम कार्ड बैड को देना चाहती थी, तुमने वह नेम कार्ड कब चुरा लिया? इस वक्त मायरा गुस्से में कांप रही थी, लेकिन वह अपना गुस्सा इस वक्त अनाहित पर नहीं निकाल सकती थी। इस वक्त अनाहिता के सामने झुकने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह अपने घुटनों पर बैठकर अनाहिता से रिक्वेस्ट करने ही वाली थी, उससे पहले ही कोई दौड़ते हुए वहां पर आ गया। उसने देखा तो उसके सामने समर हाफते हुए खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, मगर दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी, जिससे वह कुछ कह नहीं पा रहा था। इसलिए सांसों को नॉर्मल करने के लिए वह 2-3 गहरी सांसें लेने लगा। लेकिन समर को उस तरह देखकर मायरा ने अपने मन में दूसरी ही कहानी बना ली, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे इस बात पर पछतावा हो रहा है कि उसने मुझे बाहर निकाल दिया और यह यहाँ मुझसे माफी मांगने आया है ताकि मैं शूटिंग फिर से शुरू कर दूं? क्योंकि इस वक्त शूटिंग शुरू करने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। अगर मैं फिर भी फिल्म की फीमेल लीड बनी रही तो डैड मुझे पक्का माफ कर देंगे और इस फिल्म के बाद मैं एक पॉपुलर सेलिब्रिटीज बन जाऊंगी तो सिंघानिया ग्रुप के साथ कैंसिल हुई डील से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर अपने परिवार को दूंगी। यह सब मुझे अनाहिता से मदद के लिए भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यही सब सोचकर मायरा बहुत एक्साइटेड हो गई। समर पहले उसके साथ रूड था, इसके लिए उसने डिसाइड कर लिया था कि वापस शूटिंग शुरू करने से पहले वह समर की बहुत इंसल्ट करेगी। इतने उसने अनाहिता को इग्नोर किया और समर को देखते हुए एरोगेंटली कहा, देखो तुम कितने बेचैन हो, अब जाकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देती हूँ, मैं इतनी आसानी से वापस आने के लिए नहीं मानूंगी। तुम्हें मेरे घर आकर सिंसेरली माफी मांगनी होगी, तब जाकर मैं फिर से शूटिंग स्टार्ट करने के लिए मनूंगी और उसके अलावा फिल्म सेट पर सबको मेरी बात माननी होगी। समझ में आई बात? आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 44, अनाहिता ने रुद्राक्ष को बताया सच। अब तक अपने सुना कि मायरा का सच सबके सामने आ जाता है और रुद्राक्ष उसके डैड की कंपनी के साथ डील कैंसिल करने की बात करता है, जिससे मायरा बहुत बुरी तरह डर जाती है और अनाहिता के पास जाती है मदद के लिए, मगर उससे पहले ही उसे दौड़ता हुआ समर दिखाई देता है, जिससे उसे गलतफहमी हो जाती है। अब आगे मायरा को जब ऐसा लगा कि समर उसे वापस फिल्में बुलाने के लिए आया है तो अब उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह पहले समर की बहुत बेइज्जती करेगी, उसके बाद ही फिल्म में वापस एक्टिंग करने के लिए मानेगी। उसने घमंड से अपना सर ऊंचा कर लिया था। लेकिन मायरा की बात सुनकर समर ने कंफ्यूजन और हैरानी से उसे देखा और पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मायरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं फ्यूचर अरेंजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं फिर से फिल्म में काम करूं तो तुम लोगों को मेरे प्रति अपनी सिंसियर की दिखानी होगी। उसकी बात सुनकर समर हंसा और फिर उसने अनाहिता और उसके बाद मायरा को देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद समर ने पूरी तरह से मायरा को इग्नोर किया और अनाहिता के सामने जाकर पूछने लगा, मैम क्या आज से पहले आपने कभी एक्टिंग की है?
मायरा एक बार फिर स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर यह सवाल अनाहिता से क्यों पूछ रहा है। उसे पक्का लगने लगा था कि अब और भी कुछ बुरा होने वाला है। तभी अनाहिता ने कंफ्यूजन में पूछा, नहीं मुझे कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अनाहिता का जवाब सुनकर समर थोड़ा उदास तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैम जिस कॉमिक के ऊपर हमारी यह फिल्म बन रही है उसको मिट्टी फीमेल लीड का चेहरा काफी कुछ आपसे मिलता जुलता है। इसके लिए मैं सोच रहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी फिल्म में फीमेल लीड का रोल कर सकती हैं। समर की बात सुनते ही मायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अब समझ में आया कि समर उसे यहाँ माफी मांगकर मनाकर वापस फिल्म में बुलाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह तो अनाहिता को रोल ऑफर करने आया था। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। बेइज्जती, गुस्सा, शर्म, इस वक्त उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ उमड़ रहे थे। वह गुस्से में सामने खड़े अनाहिता और समर को घूर घूर को दिखने लगी। 2 मिनट तक उन्हें देखने के बाद वहां से गुस्से में चली गई। वही अनाहिता भी 2 मिनट तक मायरा के एक्सप्रेशन ही देख रही थी। उसके जाने के बाद उसने कुछ सोचकर समर की तरफ देखा और उसका ऑफर रिजेक्ट करते हुए कहा, थैंक यू आपके ऑफर के लिए, बट फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। समर को उम्मीद नहीं की कि अनाहिता उसका ऑफर एक झटके में रिजेक्ट कर देगी। आखिर कौन सी लड़की एक सुपरहिट फिल्म में एक्टिंग नहीं करना चाहेगी, वह भी तब जब उस यह रोल इतनी आसानी से मिल गया है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अनाहिता को कन्विंस करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इस फिल्म पर कुछ सालों से काम कर रहा हूँ, एक बार मेरे ऑफर के बारे में सोच कर देखो। हमारे पास एक्सीलेंट फिल्म करू और प्रोडक्शन टीम है। अगर तुम हमारा कहना मानती हो तो हम तुम्हें एक्टिंग भी सिखा देंगे और अच्छी एक्टिंग के बल पर तुम अगले साल इसी फिल्म की बदौलत बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीत सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बहुत जल्द एक फेमस सेलिब्रिटी बन जाओगी। लेकिन समर की इन सभी बातों का अनाहिता पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर भी ना में सर हिलाया और कहा, आई एम सॉरी, मगर मैं इन समय इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इन सब के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। आपके ऑफर के लिए थैंक यू सो मच, बाय। इतना कहकर अनाहिता वहीं खड़ी रुद्राक्ष की गाड़ी में बैठ गई। रुद्राक्ष जो गाड़ी में ही बैठा सारी बातें सुन रहा था, उसने अनाहिता की तरफ मुड़कर कहा, इस फिल्म में पोटेंशियल है और जिस हिसाब से यह बन रही है यह पक्का एक हिट होगी। इस ऑफर के बारे में सोच सकती हो। लेकिन इस बार भी अनाहिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना करते हुए कहा, मुझे और कोई काम है, मैं यह नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने क्यूरियस होकर धीरे से पूछा, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने थे। अनाहिता ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कौन से सवाल? 2 मिनट की चुप्पी के बाद रुद्राक्ष ने पूछा, तुम हो कौन? उसकी बात सुनकर अनाहिता हैरान हो गई, लेकिन रुद्राक्ष ने आगे कहा, तुम मल्होत्रा परिवार में से एक हो, लेकिन हम पहली बार एक सुनसान वीरान जंगल में मिले थे। मैं तुमसे सच सच बताता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की थी और मुझे ही पता चला कि तुम एक गाँव में पली बड़ी हो, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन और तुम मल्होत्रा परिवार में और मुंबई शहर में क्यों लौटी हो? रुद्राक्ष का सवाल सुनकर अनाहिता ने अपना सर झुका लिया। रुद्राक्ष नहीं बता सकता था कि इस वक्त अनाहिता क्या सोच रही है, क्योंकि वह इस वक्त अनाहिता की आंखों में नहीं देख पा रहा था। रुद्राक्ष को जब लगने लगा कि उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला, तभी अनाहिता ने सर धीरे से उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बदला। रुद्राक्ष हैरान हो गया। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे उसे कान बज रहे हैं। तभी अनाहिता ने बाहर खिड़की की तरफ देखते हुए सच सच बताते हुए उसे कहा, मैं यहाँ इस शहर में मल्होत्रा परिवार के पास अपनी माँ का बदला लेने आई हूँ। अब जाकर रुद्राक्ष को समझ में आया कि अनाहिता किस बारे में बात कर रही है और किसके बारे में बात कर रही है। इसलिए उसने पूछा, तो तुम्हारा मतलब है मिसेज मल्होत्रा? मेरा मतलब है कि शादी से पहले सीता राठौर, अफवाहों के अनुसार उन्होंने सुसाइड किया था क्योंकि वह लंबे टाइम से डिप्रेशन का शिकार थी और इसीलिए उन्होंने खुद की जान ले ली। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को नहीं मारा, उन्होंने आत्महत्या नहीं की? ऑफ कोर्स नोट, अनाहिता ने कड़क और सीधे शब्दों में कहा, मुझे अपना बचपन ठीक से याद नहीं है क्योंकि तेज बुखार की वजह से मेरी कोई यादें मिट चुकी है, मगर फिर भी मुझे थोड़ी बहुत चीजें याद है और वह यादें ही काफी है यह बात साबित करने के लिए कि मेरी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था। एग्जाम्पल के लिए कि उनके मरने के तुरंत बाद राठौर परिवार का घर, उनका बिजनेस, उनका सब कुछ मल्होत्रा परिवार का हो गया और जगह से मेरी माँ का नाम मिटा दिया गया। इसके अलावा मल्होत्रा मेंशन में ने अपनी माँ की एक निशानी तक नहीं देखी। इन सभी बातों से मैं 100% श्योर हो गई कि मेरी मॉम का खून हुआ था। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, तो तुम्हें किस पर शक है? किसने तुम्हारी मॉम का खून किया होगा? क्या तुम्हारे डैड?
रुद्राक्ष का सवाल सुनकर 2 मिनट तक अनाहिता कुछ सोचती रही, फिर उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, या तो वह या फिर मेरी सो कॉल्ड दूसरी माँ और मासी अनीता भी हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह काम उन दोनों ने मिलकर किया हो। अभी भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और जब सच बाहर आएगा तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और जी जान लगा दूंगी मुजरिम को सजा दिलाने के लिए। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तभी तो मैं सोचूं कि तुम इतनी बिजी किस चीज में हो। वैसे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे डैड ने ही मारा है तो तुम क्या करोगी? उसका सवाल सुनकर 1 मिनट तक सोचने के बाद अनाहिता ने शांति से जवाब दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वह हिमेश मल्होत्रा हो या फिर उनकी पत्नी अनीता मल्होत्रा या फिर उनके दोनों के अलावा और कोई। मेरी माँ की मौत की सजा उनके मुजरिम को मिलकर रहेगी। अनाहिता की बातों से साफ था कि वह उस इंसान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं समझ गया, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम कभी भी मुझसे कह सकती हो। अब तुम्हारे पास मेरा नेम कार्ड नहीं है जिसकी वजह से तुम मुझसे डायरेक्ट मिल पाऊं, लेकिन तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर अभी भी है, तुम कभी भी किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकती हो। अनाहिता ने अपना सर झुकाते हुए कहा, थैंक यू। पता नहीं क्यों मगर रुद्राक्ष के शब्दों से उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही थी। अनाहिता को इस बात का एहसास भी नहीं था कि अनजाने में ही वह रुद्राक्ष पर डिपेंडेंट होने लगी थी और रुद्राक्ष हर मुसीबत उसे बचाने के लिए तैयार था। तभी रुद्राक्ष ने पूछा, बाय द वे, क्या तुम चाहती हो कि मैं मल्होत्रा ग्रुप के साथ हमारी कंपनी की जो कोलैबोरेशन हुई है उसे रद्द कर दो? रुद्राक्ष की बात सुनकर अनाहिता ने हैरानी से देखा और पूछा, क्या तुमने थोड़ी देर पहले यह नहीं कहा था कि तुम ऐसा करने वाले हो? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। रुद्राक्ष की इन शब्दों से अनाहिता को अपने दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे वह इस दुनिया में अकेली नहीं है, कोई है जो हर वक्त उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर दिल को तोड़ दो। मायरा बहुत अनाइंग है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस डील के जरिए ही कम से कम कुछ दिनों के लिए उसका मुंह बंद हो जाए। रुद्राक्ष ने हाँ में सर हिलाया और कहा, अगर तुम्हारा मन कभी बदल जाए और तुम चाहो कि मैं यह कोलैबोरेशन कंटिन्यू करूं तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। रुद्राक्ष की बातें अनाहिता को हैरान कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ थैंक यू कह दिया। तो रुद्राक्ष ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर अनाहिता मुस्कुराने लगी। वह इस देश में लौटी ही इसलिए थी कि वह अपनी मॉम की मौत के पीछे का राज जान सके और उन्हें इंसाफ दिला सके और उनके बिजनेस को फिर से उनके नाम पर करके उनकी पहचान जो उनसे सालों पहले छीन ली गई थी वह वापस दिला सके। और ऐसा करने से पहले वह सबसे दूरी बनाकर रखना चाहती थी ताकि उसके बदले में किसी और को नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर भी इस वक्त उसे लग रहा था कि रुद्राक्ष जैसा एक दोस्त का होना बहुत अच्छी बात है। जल्दी रुद्राक्ष की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के सामने जाकर रुकी। अनाहिता जल्दी से गाड़ी से उतरने लगी। वह नहीं चाहती थी कि रुद्राक्ष के साथ कोई उसे देखे, लेकिन वहां से जाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें मेरा सजेशन याद है? तुम्हें एक डीएनए टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। अगर तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने पर भरोसा नहीं है या फिर तुम्हें अजीब लग रहा है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। उसके जवाब में अनाहिता ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद रुद्राक्ष की गाड़ी वहां से चली गई और अनाहिता उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखती रही जब तक उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। वहीं दूसरी तरफ मायरा कैसे भी करके अनाहिता से 10 मिनट पहले घर आ गई थी और घर आते ही सबसे पहले वह अनाहिता की कंप्लेंट करने अनीता के पास गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो। कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 45 सारा इल्जाम अनाहिता पर। अब तक आपने सुना कि समर अनाहिता को फिल्म में लीड रोल ऑफर करता है, लेकिन अनाहिता मना कर देती है। जब रुद्राक्ष इसका कारण पूछता है तो अनाहिता सब कुछ बता देती है कि वह इस शहर में और मल्होत्रा परिवार में वापस क्यों आई है। और वहीं दूसरी तरफ मायरा घर आकर सीधे अनीता के पास जाती है अनाहिता की कंप्लेंट करने के लिए। अब आगे। ममा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप अभी के अभी उस अनाहिता को घर से निकाल दे। मैं उसे 1 मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी नजरों के सामने अनीता के रूम में आते ही मायरा ने अनीता को देखकर चिल्लाते हुए कहा। अनीता अमेरिका और दूसरे देशों में खुद के बिजनेस को लेकर जो फोन था उसमें कुछ प्रॉब्लम को डील कर रही थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ? मैंने तुमसे कहा है ना कि हमें इंतजार करना है और मौके का इंतजार करना है ताकि उसे अच्छा सबक सिखा सके। अनीता को अब फर्क नहीं पड़ता था कि अनाहिता गांव में पलीबड़ी गांव की गवार लड़की है या नहीं। उसके हिसाब से अनाहिता से 21-22 साल की नासमझ लड़की थी जो काफी यंग थी और सुंदर भी। इस एज में गलती होना बहुत ही आम बात है।
अनीता पहले से ही एक ऐसा लड़का ढूंढ रही थी जो अपने प्यार के जाल में अनाहिता को फंसा सके, लेकिन इस वक्त मायरा जो इस तरह से तमाशा कर रही थी, इसकी वजह से अनीता बहुत इरिटेट हो गई थी। उसने तो मन ही मन यह सोच लिया कि कम से कम मायरा के अंदर उसकी थोड़ी बहुत समझदारी भी आ जाती तो उसे इतना कुछ अकेले संभालना नहीं पड़ता। यही सोचकर अनीता ने मायरा को पूरी तरह इग्नोर किया, फिर से अपना काम करने लगी। अपने आप को इग्नोर होता देख एक बार फिर मायरा चिल्लाई, मॉम मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस गांव की लड़की की बजाय हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनीता जो अभी भी अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी, उसने बिना नजर उठाए ही जवाब दिया, डोंट वरी, तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और तुम्हें तुम्हारे डैड कुछ नहीं कहेंगे जब तक तुम अपनी फिल्म को अच्छे से शूट करती रहोगी और मेरी पीठ पीछे अनाहिता से पंगा लेना बंद करो। अनीता की यह बात सुनते ही माहिरा ने अपने होंठ दबा लिए। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज जो कुछ भी फिल्म सेट पर हुआ वह अनीता को कैसे बताएं। मायरा के इस तरह अचानक चुप होने से अनीता कंफ्यूज हो गई और उसने कंफ्यूजन में सर उठाकर अपनी बेटी को दिखा। तभी उसे यह बात ध्यान आई कि इस समय मायरा को फिल्म शूट पर होना चाहिए था, ना कि घर पर। इसलिए उसने अपना फोन बंद करते हुए पूछा, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी आज की शूटिंग पूरी हो गई? अनीता की बात सुनकर मायरा ने अपनी नजरें झुका ली और हक लाते हुए कहने लगी, मॉम वह फिल्म शूट पर कुछ हुआ थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा। इतना कहते कहते मायरा चुप हो गई। मायरा के एक्सप्रेशन और उसकी बातों को देखकर अनीता के चेहरे पर टेंशन आ गई। वह अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी और यह भी समझ गई कि जरूर उसके साथ कुछ हुआ है, इसलिए उसने पूछा, हुआ क्या है मायरा? अनीता को हल्के गुस्से में देखकर मायरा हैरान हो गई, लेकिन उसने अपनी लाल आंखों में आंसू लेकर कहा, अनाहिता ने फीमेल लीड का रोल मुझसे छीन लिया। मैं फिर से शूटिंग नहीं कर सकती और उन्होंने मुझे फिल्म से निकाल दिया और उसके बदले में उन्हें 100 करोड़ का कंपनसेशन भी देना होगा। मॉम प्लीज मेरी मदद कीजिए। मायरा की पूरी बात सुनते ही अनीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या कहा तुमने? उस लड़की ने तुमसे रोल छीन लिया और तुम्हें 100 करोड़ रुपए कंपनसेशन देना है? मायरा ने हम सर हिलाया और कहा, हाँ माँ, वह मिस्टर सिंघानिया को सेट पर लेकर आ गई ताकि मेरी बेइज्जती करवा सके। मॉम मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको मेरी मदद करनी होगी। वह गांव की गंवार लड़की हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। वह वही कर रही है जो उसकी माँ हमेशा आपके साथ करती आई थी। क्या आप इसी तरह सीता राठौर की बेटी को मुझे परेशान करते हुए देखेंगे? शट अप! अनीता ने अपना एक हाथ जोर से टेबल पर पटककर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें इस वक्त पूरी तरह से लाल और चेहरा गुस्से से तमतमा आया हुआ था। मायरा बहुत अच्छे से जानती थी उसकी मॉम अपनी बड़ी बहन सीता का नाम आते ही गुस्सा हो जाएगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसी मॉम का रिएक्शन इतना इंटेंस होगा। उसकी बॉडी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कहीं ना कहीं अनीता का ऐसा रिएक्शन देखकर खुशी भी हो रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि आज अपनी बातों से वह इतने टाइम से शांत बैठी अनीता के गुस्से को बाहर निकाल कर ही रहेगी। अनीता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है अनाहिता? अनीता ने मन ही मन कहा, मायरा ठीक कह रही है, सीता मुझसे हमेशा आगे थी। उसके मर जाने के बाद भी पूरे मुंबई शहर के बड़े बड़े खानदानों की औरतें हमेशा ही उससे मेरा कंपैरिजन करती रहती थी और मुझे नीचे दिखाती रहती थी। मैं उसकी बेटी को इतनी आसानी से अपनी बेटी को परेशान करने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मायरा ने अपनी मॉम की बातों का जवाब दिया। फिल्म सेट से अनाहिता मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी में बैठ गई, इसलिए मुझे अभी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है। ठीक उसी वक्त किसी हाउसकीपर ने दरवाजा नॉक किया और कहा, मिसेज मल्होत्रा, मिस मायरा सर वापस आ गए हैं और वह आप दोनों से नीचे मिलना चाहते हैं। जब मायरा ने सुना कि हिमेश मल्होत्रा घर वापस आ गए हैं तो डर के मारे वह कांपने लगी। उसने अनीता के कपड़ों को पकड़ते हुए कहा, मोम अब मैं क्या करूं? डैड मुझे पनिश करेंगे। लेकिन अनीता को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने शांति से जवाब दिया, यह बहुत अच्छी खबर है। जब अनाहिता ने तुम्हें इतना परेशान किया है तो हमें तुम्हारे डैड को इस बारे में बताना चाहिए। वह इतना सब कुछ जानने के बाद अनाहिता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। डोंट वरी, तुम्हारे डैड अनाहिता से कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। इतना कहकर अनीता वहां से खड़ी हुई और रूम से बाहर निकल गई। अब मायरा को और डर लग रहा था। उसने अनीता के आगे तो सारा का सारा दोष अनाहिता पर डाल दिया था। उसने तो अपनी मॉम को यह भी नहीं बताया था कि रुद्राक्ष ने मल्होत्रा ग्रुप के साथ उसकी वजह से कोलैबोरेशन कैंसिल कर दी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि हिमेश मल्होत्रा के सामने वह इन सारी बातों को कैसे एक्सप्लेन करेगी। उसके माथे से पसीना बहने लगा था। तभी हाउसकीपर ने फिर से कहा, मिस मायरा आपको भी नीचे चलना है, सर आपसे बात करना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मायरा ने उसे देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैं बहरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो।
इतना कहकर उसने उस हाउसकीपर को साइड में धक्का दिया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जब तक वह नीचे पहुंचेगी तब तक उसकी मम्मी सब कुछ संभाल लिया होगा, और उसे पक्का यकीन था कि उसके डैड सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से कुछ नहीं कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अनाहिता जैसे ही घर में आई, उसने लिविंग रूम में हिमेश मल्होत्रा को देखा, जो गुस्से में यहाँ से वहां टहल रहा था। उसे समझ में आ गया कि जरूर सिंघानिया ग्रुप के लोगों ने हिमेश मल्होत्रा को डील कैंसिल होने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया होगा। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ नहीं पता, और हिमेश मल्होत्रा के पास जाकर एक कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ पूछने लगी, डैड हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हो? हिमेश मल्होत्रा ने अनाहिता को देखा और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या मायरा वापस आ गई है? मैं अभी की अभी उससे और उसकी मॉम से मिलना चाहता हूँ। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनकर अनीता ने हाउसकीपर को देखा और उसी ने मायरा और अनीता को बुलाने के लिए उनसे ऊपर भेजा। जल्दी ही दोनों सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आ गई। जैसी अनीता ने अनाहिता को देखा और उसके बाद प्यार से मुस्कुराकर हिमेश मल्होत्रा के पास जाते हुए कहने लगी, हिमेश तुम इस टाइम पर घर कैसे आ गए? क्या कल रात ज्यादा पी लेने की वजह से अभी भी तुम्हारे सर में बहुत दर्द है? अनीता का सवाल सुनकर हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में चिल्लाते हुए मायरा की तरफ इशारा करके कहा, तुम मुझसे पूछने की बजाय अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि उसने कैसे मिस्टर सिंघानिया को ऑफेयर कर दिया? उन्होंने मुझे फोन किया था और वह बहुत गुस्से में थे और अब हमारे साथ डील नहीं करना चाहते। हिमेश मल्होत्रा की बात सुनकर खुद अनीता भी हैरान हो गई, क्योंकि मायरा ने तो उसे इस बारे में कुछ बताया नहीं था। उसने हैरानी से मायरा की तरफ देखा, जो एक कोने में खड़े डर से कांप रही थी, और उसने हक लाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता डैड, यह जरूर एक गलतफहमी है। गलतफहमी? हिमेश मल्होत्रा ने गुस्से में अपना फोन आगे किया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, मैं अभी अभी काम से घर लौटा हूँ। थोड़ी देर पहले ही सिंघानिया ग्रुप से मुझे फोन आया था। पर्सनल इंचार्ज ने मुझे कहा कि तुमने मिस्टर सिंघानिया को ऑफेंड किया है, इसलिए वह लोग हमारे साथ अपनी कोलैबोरेशन कैंसिल करना चाहते हैं। मुझे सच सच बताओ कि हुआ क्या था? हिमेश मल्होत्रा की पूरी बात सुनकर अनीता की हैरानी और बढ़ गई। उसने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, मायरा हुआ क्या था? क्या तुमने मिस्टर सिंघानिया को गुस्सा दिलाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डरी हुई मायरा ने जल्दी से मना करते हुए कहा। उसने नीचे आने से पहले ही खुद को शांत कर लिया था और सोच लिया था कि उसकी मॉम सब संभाल लेंगे, लेकिन जब उसने नीचे आकर हिमेश मल्होत्रा को इतनी गुस्से में देखा तो उसके पैर डर के मारे अपने आप कांपने लगे। पता नहीं क्यों, मगर मायरा की बात सुनकर और अपना गुस्सा निकालने के बाद हिमेश मल्होत्रा अचानक से शांत हो गया, और उसने 2-3 गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने के बाद बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, जो कुछ भी हुआ वह मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करो। अनीता ने इन सभी मामले के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे यही लगा कि अनाहिता सारी गलती मायरा के ऊपर मारना चाहती है, इसलिए उसने शांत आवाज में पूछा, ऑल राइट मायरा, मुझे सच सच बताओ, क्या वह अनाहिता थी जिसने तुम्हें प्रॉब्लम में डाला है? उसका सवाल सुनकर मायरा ने अपना सर झुका लिया। वह सारा का सारा दोष अनाहिता के ऊपर डाल देना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि इतनी आसानी से उसकी बात मानी नहीं जाएगी, इसलिए डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लेकिन मायरा को चुप देखकर अनीता ने यह समझ लिया कि उसे हिमेश मल्होत्रा से डर लग रहा है, इसलिए वह हिमेश मल्होत्रा के पास आई और उसने कहा, देखो हिमेश, मैं जानती हूँ कि अनाहिता को लेकर तुम थोड़े प्रोटेक्टिव हो, लेकिन इन सभी मामलों का मायरा से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मायरा घर आई और उसने मुझे बताया कि अनाहिता मिस्टर सिंघानिया को लेकर फिल्म सेट पर पहुंची और उनकी मदद से उसने मायरा से फिल्म में लीड रोल छीन लिया। मुझे पक्का यकीन है कि अनाहिता ने ही कुछ कहा होगा मिस्टर सिंघानिया से, जिसकी वजह से उन्होंने डील कैंसिल कर दी। उसके बाद अनीता ने मुड़कर गुस्से में अनीता पर चिल्लाते हुए कहा, अनाहिता, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतनी बुरी हो। तुमने पहले अपनी बहन से फिल्म का लीड रोल छीन लिया, जो उसका करियर बनाने में उसकी कितनी मदद कर सकता था, लेकिन उसके अलावा तुम हमारी कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कौन से खतरनाक प्लेन चल रहे हैं? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।